करते हैं। डॉक्टर मिसबा उमर जो हैं वो हिस्ट्री में पढ़ाती हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और ये जो थीम है इनका रावलपिंडी मैसेकर, क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी पे इनका पीएचडी का काम भी है। तो ओवर टू डॉक्टर मिसबा, आप शुरू कीजिए। 30 मिनट, यू हैव 30 मिनट्स, और उसके बाद 60 मिनट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। डॉक्टर मिसबा अनम्यूट। जी आई एम ऑडिबल? जी 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 जी, आवाज आ रही है। Okay, जी. I formally welcome all the listeners, participants. Thank you for this meeting. आज जिस टॉपिक को पिक किया गया है, बेसिकली ये मेरा डॉक्टोरल डिसर्टेशन से ही एक थीम है जिसको पिक किया है यहाँ पर डिस्कशन के लिए। इट इज रावलपिंडी मैसेकर 1947 एंड द क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंस हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं यहाँ पर मौजूद, तो आई ट्राई माई बेस्ट को इसको एक प्योरली एकेडमिक एंड रिगरसली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ हम इसको जो हमारी ऑडियंस है जिसका शायद फॉर्मल एकेडमिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं भी है, तो उनके लिए भी हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। और थोड़ा सा टॉपिक भी इस तरह के कि जनरल इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो आई होप कि आप लोग की जो इंटरेस्ट और अटेंशन है वो थ्रू आउट डिस्कशन में रहेगी। पूरी जो हमारा वो है जो हमारी बेसिकली प्रेजेंटेशन कह लीजिए या हमारी डिस्कशन कह लें, उसको दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो रावलपिंडी मैसेकर से डील करेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जी बैकग्राउंड क्या था, जिसमें 1947 रावलपिंडी डिवीजन व्हिच वाज वन ऑफ द 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द पंजाब प्रोविंस, इसमें वायलेंस किस तरीके से इरप्ट होता है, वो ब्रॉड पॉलिटिकल और कम्युनल इन्वायरमेंट क्या था प्रोविंस का और रावलपिंडी डिवीजन का, जिसमें राइटिंग इरप्ट होती है, किस तरीके से विद इन नो टाइम राइटिंग स्प्रेड हो जाती है डिवीजन में, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। इसके डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब वायलेंस अनलीश होता है एंड अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे अनलीश होता है, तो प्रेवलेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस क्या थी, जिसमें हम मेजरली 3 फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द लूटिंग, दैट वाज वेरी प्रेवलेंट। सेकंड इज बर्निंग ऑन लार्ज स्केल। आर्सनिस्ट एक्टिविटीज क्यों हुई, उनके मोटिव्स क्या थे और इसके रेपरकशंस क्या थे। थर्ड इज द किलिंग, जिसमें विलेज रेड्स, मॉब वायलेंस, कलेक्टिव वायलेंस बहुत प्रेवलेंट है। एंड सिंस रावलपिंडी डिवीजन वाज प्रिडोमिनेटली मुस्लिम मेजॉरिटी डिवीजन ऑफ द प्रोविंस, तो जो वायलेंस था दैट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिख्स एंड द हिंदूज ऑफ द डिवीजन। Violence for about 15 days, for 2 weeks unleashed होता है, और उसके बाद अथॉरिटी असर्ट होती है फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑर्डर और पीस रीगेन होता है। बट ऑर्डर एंड पीस अपेरेंटली सरफेस पे तो था, देयर वाज स्टिल लार्ज अंडरकरंट ऑफ अनरेस्ट बिकॉज the mistrust had developed between Muslims on one hand and non-Muslims on the other hand. अब रावलपिंडी मैसेकर बेसिकली जो मार्च 1947 में रावलपिंडी डिवीजन में वायलेंस हुआ, उसको ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में रावलपिंडी मैसेकर एड्रेस किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। इसीलिए हमने कलेक्टिवली मार्च वायलेंस इन दी रावलपिंडी डिवीजन को यहाँ पे 1947 रावलपिंडी मैसेकर एड्रेस किया। अब जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बात के बारे में तय किया जाए कि एक ऐसी डिवीजन में वायलेंस हो रहा है और एक्सक्यूज मी डॉक्टर बिस्वा, हमें वो स्लाइड्स आप क्या चेंज करेंगे? ये फर्स्ट वाली पे ही है हमें। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, और जैसे जैसे हम डिस्कशन को आगे करेंगे साथ साथ स्लाइड्स को चेंज करती रहूंगी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है। पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल देखेंगे हम इसमें। हम ब्रिटिश अथॉरिटी
क्योंकि जो कलोनियल रूल था वो प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था प्रोविंस को, और उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इस चीज में हम विल ट्राई टू लुक इनटू द politicized communal situation of the province, and particularly of the Rawalpindi division, which is very important considering the sadistic violence in the Rawalpindi division. And then we'll also take up this question that जो Rawalpindi massacre है, ऐसा नहीं है कि once order had been restored, the difficulties were over, but in fact post Rawalpindi massacre जो situation Rawalpindi division and broadly province में develop होती है, वो उसकी implications बहुत ज़्यादा हैं। उसकी implications हमें मार्च के बाद से until अगस्त, जब पार्टीशन होती नहीं है प्रोविंस की, और इवन आफ्टर पार्टीशन स्पेसिफिकली जो सितंबर में मास माइग्रेशन हो रही है, उसके implications हमें नजर आते हैं। सो सारी डिस्कशन इन्हीं मेजर पॉइंट्स के अराउंड ही हमारी होती रहेगी, और हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। ऑलराइट, रावलपिंडी मैसेकर की जब हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा इससे पहले हम रावलपिंडी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किस तरह से थी। पंजाब प्रोविंस 5 मेजर डिविजन्स थी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, और उसमें रावलपिंडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी। डिवीजन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड था, और डिस्ट्रिक्ट्स जैसे रावलपिंडी के जी 6 डिस्ट्रिक्ट थे, और हर डिस्ट्रिक्ट को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस डिफरेंट तहसील्स में डिवाइड किया गया था। अब रावलपिंडी में के जैसे हमने देखा कि डिवीजन के जी 6 डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, अटक डिस्ट्रिक्ट, झेलम डिस्ट्रिक्ट, गुजरात इंक्लूडेड था, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट और शाहपुर डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे। अगर हम रावलपिंडी की डेमोग्राफी के थोड़ा सा देखें तो हमने पहले भी जैसे जिक्र किया है कि जी प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर थी। So around 85% of the total population of the division was Muslim population. जो minorities थी या जो नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी, तो हम उसको चले उसकी एक ऑफिशियल कॉनोटेशन भी आ जाती है, बट द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन में सिख कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी। अब डेमोग्राफी तो हमने देख ली, लेकिन अगर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखें इन कम्युनिटीज़ का, तो हमें ये पता चलता है कि जो हिंदूज थे और जो सिख्स थे रावलपिंडी डिवीजन में, although they constituted minority, but they were economically privileged people. How? Because Hindus, they were mainly into trade, और जो विलेज कंट्री साइड पे जो बैंकिंग सिस्टम था वो हिंदू पॉपुलेशन उसको रेगुलेट कर रही थी। बहुत सारी जगहों पे स्पेसिफिकली जब जैसे हम देखते हैं कि जी अटक में हिंदू बैंकर्स थे जिनकी ऑल इंडिया रेपुटेशन बिल्ड हुई थी, ट्रेडर्स थे जो कि टुवर्ड सेंट्रल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड करते थे उस टाइम पर। जो सिख पॉपुलेशन थी वो गवर्नमेंट की जॉब्स में थी। जब हम सिख पॉपुलेशन को देखते हैं तो देवर ऑल्सो दी नॉन कल्टिवेटिंग लैंड ओनर्स एज वेल। सो Sikhs and Hindus, though in minority, but they were economically privileged class of the Rawalpindi division. So this was the introduction of Rawalpindi of that time. अब रावलपिंडी मैसेकर बिल्ड कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावलपिंडी डिवीजन को हमने जो सिचुएट करना है 1947 के वायलेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें पंजाब प्रोविंस में रख कर इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो पंजाब में वायलेंस प्रोविंस में वायलेंस होता है उससे ही लिंक्ड है रावलपिंडी का वायलेंस।
ओवरऑल पंजाब के वायलेंस को क्विक के बिल्ड अप किस तरह से होता है वायलेंस, उसको क्विकली एड्रेस कर देते हैं। और ये मेरा ख्याल है ये वो वाला सेक्शन है जिससे बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हैं वो फेमिलियर भी हैं। 1946 की प्रोविंशियल इलेक्शन, स्पेशली जो इलेक्शन कैंपेन होती है लॉन्ग कम्युनल लाइंस, दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द मुस्लिम्स they were being asked to vote for the Muslim League because of being Muslims. सो वो जो इक्वेट किया जा रहा है वोट को, वो एक सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी के साथ इक्वेट किया जा रहा है। उससे जो कम्युनल लाइंस पे इलेक्शन कैंपेन होती है, कम्युनल सेंटिमेंट्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं लोगों के अंदर, और जो कम्युनल आइडेंटिटी है वो शार्पन हो रही है। वेल अगर प्रोविंस में हो रही है तो रावलपिंडी वाज नो एक्सेप्शन कि वो अपने आप को एस्केप करेगा इस तमाम सिचुएशन में। अब that is important to know understand communal environment of that time. पिंडी स्पेसिफिकली किस तरीके से इस चीज में आता है, मार्च 1947 में रावलपिंडी मैसेकर अनलीश होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि दिसंबर 1946 एंड जनवरी 1947 इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो हजारा में फॉर्मर NWFP वहां पर जो डिसऑर्डर हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लोजनेस ऑफ द एरिया, उसका इम्पैक्ट रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आ रहा है, स्पेसिफिकली मरी तहसील के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और जो डिसऑर्डर दिसंबर 1946 में होता है उससे जो सिख और हिंदू पॉपुलेशन माइग्रेट करती है अफेक्टेड एरिया से, वो अटक में पंजा साहिब पर आकर पनाह लेती है रेफ्यूजी बनकर। तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर जो कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं, कम्युनल फीलिंग्स हैं, उसको डिजाइन करने में, उसको शार्पन करने में। अब फिर हम जनवरी से आगे जब जाते हैं, बल्कि हम जनवरी को ही जब देखते हैं, तो मुस्लिम लीग सिविल डिसोबीडियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Muslim League, although performed very well in 1946 election, but it was not able to get, a majority, absolute majority to form a government. जब कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है, खिज़र हयात जो हैं वो उसके पंजाब प्रीमियर बना दिए जाते हैं, तो उसके मार्च 1946 से लेकर अंटिल खिज़र's रेजिग्नेशन इन मार्च 1947, 2 मार्च ऑफ 1947, तो मुस्लिम लीग की तरफ से हार्ड टाइम मिल रहा था कोलिशन गवर्नमेंट को, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट जिसको लीड कर रही थी कोलिशन गवर्नमेंट को। So Muslim League felt that it had been denied the right to form government in the province despite performing very well. So that also played very important role in overall setting environment conducive for कंड्यूसिव लेटर ऑन फॉर वायलेंस। उसमें फिर सिक्स की तरफ से भी हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स थे सिख लीडरशिप के विद द मुस्लिम लीग, डिफरेंसेस इतने बढ़ रहे हैं कि जब खिज़र हयात की मिनिस्ट्री रिजाइन करती है 2 मार्च 1947 में, तो फिर हम ये देखते हैं कि मुस्लिम 5 मार्च को गवर्नर रूल जो होता है वो इम्पोज कर दिया जाता है, और उसके बाद से अनरेस्ट जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कम्युनल अनरेस्ट प्रोविंस में होता है। अब पिंडी में कैसे होती है? पिंडी सिटी सबसे पहले डेंजर स्पॉट के तौर पर अफेक्ट होता है। जिस तरीके से हमें पता है कि जी लाहौर में जब मिनिस्ट्री रिजाइन करती है तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, लाइकवाइज पिंडी में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, हिंदू स्टूडेंट्स। प्रोटेस्ट तो होता है मरी रोड के ऊपर रावलपिंडी सिटी में, बट सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। 6 मार्च 7 मार्च पिंडी सिटी के अंदर, स्पेसिफिकली अगर आप पिंडी से फेमिलियर हैं तो जो सराउंडिंग एरियाज हैं, रावल कमेटी चौक के, राजा बाजार के, इन एरियाज में अनरेस्ट होता है, लेकिन फौज भी मौजूद होती है, पुलिस फोर्स भी होती है, कर्फ्यू भी 9 मार्च को इम्पोज कर दिया जाता है। तो पिंडी सिटी में ऑर्डर इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। लेकिन ये होता है कि उस कंट्री साइड पे पिंडी सिटी से वायलेंस ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और सबसे इफेक्टेड जो विलेजेस, फर्स्ट इफेक्टेड विलेजेस होते हैं, वो हम देखते हैं कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पिंडी कैंटोनमेंट के बिल्कुल करीब 4-5 मील के फासले पे जो हैं विलेजेस थे, वो वायलेंस को कैच करते हैं, और वहाँ से एक चेन ऑफ वायलेंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की कंट्री साइड इफेक्ट होती है, वहाँ से जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, गुजर खान, कहूटा तहसील वर्स्ट अफेक्टेड तहसील्स।
वर्स्ट अफेक्टेड तहसील ऑफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। वहां से पिंडी से अटक ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें पिंडी, केप और फतेहजंग तहसील अफेक्ट होती हैं, और अटक से टेरिटोरियली स्प्रेड होता है ये झेलम में, बट झेलम में चकवाल तहसील अफेक्ट होती है। और आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स हैं वायलेंस के, लेकिन ये जो चेन ऑफ वायलेंस पिंडी, अटक और झेलम में बनता है वो झेलम में सिर्फ चकवाल तहसील तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वायलेंस तो हो रहा है, उसके प्रेवलेंट फॉर्म्स क्या हैं? प्रेवलेंट फॉर्म्स में हमें तीन इंपॉर्टेंट, लूटिंग, आर्सन एंड किलिंग्स। लूटिंग हम जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मुस्लिम्स, दे वर द एग्रेसर्स, मुस्लिम पॉपुलेशन, एंड द विक्टिम्स वर हिंदूज एंड द सिख्स. Communal aspect of looting cannot be overlooked. Because they were economically, the minority was economically privileged. वो traders थे, वो bankers थे, या वो land own कर रहे थे, और बहुत सारे गांव देहात में जहाँ पे violence होता है, मुसलमान जो थे उधर वो मकरूज भी थे हिंदू मनी लेंडर्स के। तो कम्युनल एस्पेक्ट है। क्रिमिनलिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब कलेक्टिव वायलेंस हो रहा है, मॉब वायलेंस हो रहा है, डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है, तो बहुत सारे नॉन आइडियोलॉजिकल क्रिमिनल्स जो थे, दे फाउंड द अपॉर्चुनिटी कंड्यूसिव फॉर लूटिंग। तो क्रिमिनल एलिमेंट भी शामिल होते हैं, एंड मेनी they were not criminals but just the taking advantage of the environment. They involved in opportunistic looting. That is also important. और इसमें हम स्पेशली मियाँ वाली में भी देखते हैं कि मियाँ वाली में क्रॉस द बॉर्डर प्रेजेंट डे केपी से भी मियाँ वाली में बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। आर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, अटक डिस्ट्रिक्ट और झेलम जो कि हम कह रहे हैं कि वर्स्ट अफेक्टेड थे, वहां पर हमें एक्ट्स ऑफ बर्निंग बहुत ज्यादा नजर आते हैं। अब किस चीज को जलाया जा रहा है? जो गुरुद्वारास थे, टेम्पल्स थे, वहां पर पनाह ली हुई थी सिखों ने और हिंदुओं ने, उस पे अटैक किया जा रहा है। जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको जलाया जा रहा है, खेत खलियान चलाए जा रहे हैं। तो ये आर्सन जो है इसको टेरिटोरियल इंटरवेंशन के तौर पर देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि arsonist activities actually overall contributed to this phenomenon of dehousing of the other population. So Hindus and Sikhs were not just the people जो वहां पर रह रहे थे, but जब कंक्लूड होती है ये एपिसोड तो हम ये देखते हैं कि एक फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन मार्च में जो होती है, जिसमें 5,000 से लेकर बिटवीन 5 and 7,000 रेफ्यूजीज जो सामने आते हैं रेफ्यूजी कैंप्स में, वो डी हाउसिंग की वजह से आते हैं। सो क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो थी, फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस हैड टेकन प्लेस। किलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेड हुई, रेड अर्बन सेंटर्स में जो अटैक्स हुए वो आइसोलेटेड अटैक्स से, स्टैबिंग हो गई, बर्निंग हो गई, बट कंट्री साइड पे होने वाले ये जो वायलेंस थी, विलेज रेड्स होती थी, मॉब बनता था। उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि जी जो जहाँ पर मुस्लिम हिंदूज या सिख्स हैं, उनके जो होते थे, उनके घर होते थे, उनको इंसर्कल कर लिया जाता था। फिर वहां पर जब इंसर्कलमेंट हो जाती थी विलेजेस में, तो पीस कमेटीज फॉर्म होती थी फ्रॉम द मुस्लिम साइड एंड फ्रॉम द हिंदू एंड सिख साइड। वो पीस कमेटी में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी, जिसमें यूजुअली ये होता था कि आइदर कन्वर्ट कर जाएं और अपनी जो वैल्यूएबल्स हैं वो हैंड ओवर कर दें रेडर्स को, और कहीं कहीं पर जैसे रिकॉर्ड में आता है कि जी जैसे कहूटा में जो हुआ खालसा में, उसमें कहा जाता है कि जी द मुस्लिम रेडर्स दे हैड आल्सो डिमांडेड टू हैंड ओवर सिख वुमेन। बट विलेज पीस कमेटीज बनी, जो अनआर्म हो गई, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बट स्टिल एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि एग्रीमेंट को ब्रीच किया गया, रेड्स हुई, और फिर हम देखते हैं कि आर्सन हुई। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कि वो विलेज रेड्स जो हैं वो अब्रप्टली हो रही हैं। वी डू फाइंड एंड इवन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स point to certain elements of planning and organization in such a form of violence.
But order and authority, by using authority, order was reestablished after 2 weeks. और रावलपिंडी डिवीजन, वैसे ही अगर आप फेमिलियर हैं रावलपिंडी डिवीजन कॉलोनियल टाइम से, तो आपको पता है ये वो डिवीजन थी जहाँ से मिलिट्री रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। तो 7th इंडियन डिवीजन का ऑपरेशनल कंट्रोल इसको दे दिया जाता है, आर्मी आ जाती है अफेक्टेड एरियाज में। आर्मी को कुछ आर्मी के लिए सर्टन कंसेशंस अलाउ की जाती हैं टू मेंटेन अथॉरिटी। पंजाब डिस्टर्ब एरियाज एक्ट एज ए पॉलिटिकल मेजर अडॉप्ट किया जाता है। पंजाब डिस्टर्ब एरियाज ऑर्डिनेंस स्पेशली इशू किया जाता है, जिसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं कि ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। अपेरेंटली तो ऑर्डर मेंटेन हो गया था, लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग भी है या नहीं। तो पता ये चलता है कि जी ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं था? क्योंकि जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम थी कि कम्युनल ट्रस्ट डेवलप किया जाए, वो चीज़ नहीं हो सकी। और हम देखते हैं कि रावलपिंडी मैसेकर के बाद एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है प्रोविंस में जो कि चैलेंजिंग थी फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, फॉर कम्युनिटीज जो कि बिल्कुल लोकल लेवल पे रह रही हैं, और ब्रिटिश अथॉरिटीज प्राइमरीली जो प्रोविंस को एडमिनिस्टर कर रही हैं। अब जब हम क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेस करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन एवेन्यूज को देखें जहाँ जहाँ से आइदर पावर ओवरटली और कोवर्टली एक्सरसाइज की जा रही है, और जिसका कोई ना कोई रोल हमें नजर आ रहा है रावलपिंडी मैसेकर के होने में। तो उसमें जो मैसेकर होने से पहले जो पॉलिटिकल सिचुएशन है प्रोविंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। स्पेशली जो 9 प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए जो कैंपेन होती है कम्युनल लाइंस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पीर, बहुत सारे उलमा जो है, रिलीजियस फिगर्स जो हैं, मुस्लिम लीग उनको अप्रोच करती है और उनकी कोलैबोरेशन के साथ मुस्लिम लीग ट्राइड टू मेक इनरोड्स इनटू द रावलपिंडी डिवीजन। सो वो जो एक रिलीजियस आउटलुक और या जो रिलीजियस कंटेंट या कलर स्पेसिफिकली शामिल होते हैं इलेक्शन कैंपेन में बिफोर द रावलपिंडी मैसेकर, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। फिर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं रिलीजियस कम्युनिटीज की, उनके रोल को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जी, रावलपिंडी डिवीजन तो क्योंकि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम थी, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक प्राइवेट आर्मी के तौर पे उस टाइम पर मेंटेन की जा रही थी। फिर आरएसएस हम देखते हैं, फिर हम अकल फौज देखते हैं जो सिख्स का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी तादाद बढ़ना जैसे जैसे 1946 में बढ़ रही है, फिर हम इनिशियली 47 में भी देखते हैं, तो ये भी ओवरऑल कम्युनल टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी। फिर मार्च में वायलेंस होता है। इससे पहले 20 फरवरी की स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि जी 1948 में पावर जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी इंडियंस को। अब इसका इम्पैक्ट खिजर हयात के ऊपर क्या आता है, जिसको गवर्नर उस वक्त की रिपोर्ट कर रहे हैं गवर्नर जनरल को। वो ये कह रहे हैं कि जी जो खिजर हयात हैं वो ही बिकेम ग्लूमी by knowing that, and he was of the view कि जी अब तो एक पावर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 1947 के बाद से, जिसमें जो मुस्लिम लीग है, जो हिंदू महासभा है प्रोविंस में, जो अकाली दल है सिख्स की, वो एक पावर कंपटीशन के लिए आ जाएंगे, तो प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि हम यही देखते हैं कि बाद में जाकर जिस तरीके से रिजाइन कर देते हैं पंजाब प्रीमियर खिजर हयात और गवर्नर रूल इम्पोज हो जाता है, तो उसकी इम्प्लीकेशन नजर आती है। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर रही है मैसेकर को हैंडल करने में? क्यों? क्योंकि बहरहाल प्रोविंस को तो वही एडमिनिस्टर कर रहे हैं।
तो बहुत सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, जैसे गवर्नर जो हैं एवन जेंकिंस पंजाब के, वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट्स दे रहे हैं। जो नॉर्दर्न कमांड के हेड थे जनरल मैसर्वी, वो जो अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें विजिबल है कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स एडमिट कर रहे हैं कि रावलपिंडी में मैसेकर जो था, दैट वाज unique in its nature because it was a rural violence, and the British, they were experienced with regards to dealing violence in urban centers. लेकिन रूरल वायलेंस को एडमिनिस्टर करने का ब्रिटिश एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिटिश को अगर आप कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो जो रूरल साइड पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एक मैकेनिज्म ऑफ अथॉरिटी डेवलप किया, वो ये था कि वो जाइलदार और लंबरदार के ऊपर रिलाई करते थे फॉर मेंटेनिंग लोकल ऑर्डर। और ये चीज़ हम देखते हैं कि ऑर्डर होता है, और बहुत सारी जगहों पे जाइलदार और लंबरदार खुद या तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्ट्स ऑफ वायलेंस में, या वो एब्सेंट हैं और वो इनएक्टिव हैं। तो जो जिस पे ब्रिटिश रिलाई कर रहे थे मीडिएटर्स के तौर, इंटरमीडिएटरीज के तौर पे, वही जब अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे, तो वायलेंस का हम एक स्केल हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा हो गया। फिर पुलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस फोर्स में इंटरेस्टिंगली हमें ये पता चलता है कि जी कंट्री साइड पे जो पुलिस थी, पुलिस स्टेशंस थे, वो जेंकिंस खुद लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में कि एक थाना जो है वो तकरीबन 100 से जायद गांव देहात को की नीड्स को केटर कर रहा था। 500 लोगों की अगर रेशो देखा जाए पिंडी डिस्ट्रिक्ट के मिसाल के तौर पे, तो वो लिखता है कि जी 1 पुलिसमैन फॉर 527 पीपल। तो पुलिस फोर्स जो थी, दैट वाज numerically insufficient to address to the problem. And secondly, mob violence, जिसके सामने पुलिस बहुत सारी जगहों पे सरेंडर कर गई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब पुलिस अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो क्वेश्चन ये रेज किया गया कि आर्मी को कॉल कर लिया जाए और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाए। नेहरू ने ये सजेशन भी दी थी, रिक्वेस्ट भी की थी, बालदेव सिंह ने भी रिक्वेस्ट की थी जेंकिंस को कि मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया जाए एज अ साइकोलॉजिकल टूल और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पे इट वुड वर्क। बट जनरल मैसर्वी, हु वाज कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड एट दैट टाइम, ही वाज ऑफ द व्यू के आर्मी जो है एज एन एड टू सिविल पावर जरूर काम करे, लेकिन मार्शल लॉ इम्पोज ना किया जाए। ऑकन लेक ने भी इनिशियली सपोर्ट किया इस सजेशन को, लेकिन बाद में वो ही स्टूड विद मैसर्वी एंड ही वाज ऑफ द व्यू देयर इज नो नीड टू इम्पोज मार्शल लॉ। अब जब मार्शल लॉ इम्पोज नहीं हो रहा और पुलिस फोर्स भी इंसफिशिएंट है, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी डिवीजन एक ऐसी डिवीजन थी जहाँ से मिलिट्री रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख लें, तो बहुत सारी जगहों पे सोल्जर्स जो थे, एक्स सर्विसमैन, पेंशनर्स एंड डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स ऑफ Second World War, they participated in acts of violence, and that was basically a big question on the quality of training given to British soldiers, और उनकी जो communal inclination थी वो सामने आती है despite the fact कि they were trained by the British authorities. अब पोस्ट रावलपिंडी मैसेकर क्या सिचुएशन डेवलप होती है? सिख्स अफेक्ट होते हैं, हार्ड, दे वर द हार्ड हिट पीपल, हिंदूज वर आल्सो अफेक्टेड, बट मुस्लिम लीग एंड सिख पॉलिटिकल लीडर्स, इनके दरमियान जो रिकंसिलिएशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज थी, कुछ चांसेस थे, वो कम हो जाते हैं लीडरशिप में भी। और ये जो डिसएग्रीमेंट था और जो वी कैन कॉल इट कि वो जो एक गैप आ गया था, वो हमें डाउन टू विलेज लेवल कम्युनिटीज के अंदर भी नजर आता है। और मुस्लिम लीग का उस वक्त इंटरेस्ट ये है कि जी सिख्स को अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि जो वो कांग्रेस डिमांड कर चुकी थी पंजाब को पार्टीशन करने के लिए, अप्रैल में सिख्स भी डिमांड कर लेते हैं कि पंजाब को पार्टीशन किया जाए। तो द मुस्लिम लीग, प्रोविंशियल मुस्लिम लीग लीडरशिप वांटेड टू विन ओवर सिख्स, but the Sikhs, they were not ready to on any time to reconcile with the Muslim League leadership, and they were demanding कि जी इसको categorically जो है वो कंडेम किया जाए इन राइट्स को, और इसकी
जो जिम्मेदारी है मुस्लिम लीग लीडर्स वो कबूल करें, जो कि मुस्लिम लीग लीडर्स उस वक्त नहीं कर रहे थे। अब ब्लेम डिस्प्लेसमेंट हमें इस टाइम पर नजर आती है। मुस्लिम्स ब्लेम कर रहे हैं सिख्स को, कह रहे हैं कि जी ये जो तारा सिंह ने 3 मार्च को तकरीर की, ज्ञानी करतार सिंह, और जो एग्रेसिव एटीट्यूड था सिख लीडर्स का, उसकी वजह से प्रोविंस में राइटिंग होती है और सिटी जैसे लाहौर, अमृतसर, और उसकी वजह से इम्प्लीकेशंस पिंडी में आती हैं, और पिंडी सिटी से फिर कंट्री साइड पे वायलेंस जाता है। जबकि सिख लीडर्स जो थे वो कह रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पिंडी में, अटक में और झेलम में, और उनको ना सिर्फ ये कि जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए बल्कि उसको कंडेम भी करना चाहिए। अब इस दौरान जब लीडरशिप के हम ये देख रहे हैं कि वो रिकंसाइल करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो इवेंट्स को रिपोर्ट किया जा रहा है लोकल न्यूज़पेपर्स की तरफ से, वो भी सेंसेशनलाइज कर रहे हैं इवेंट्स को। हालांकि हमें ये नजर आता है कि जब वायलेंस होता है तो यस 5 मार्च को ही कहा जाता है कि जी फॉर 15 डेज कोई भी आपने इंफ्लेमेटरी रिपोर्टेज नहीं करनी, और सेंसरशिप जो है वो लगा दी जाती है। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, फ्रॉम हिंदू साइड, फ्रॉम मुस्लिम साइड, फ्रॉम सिख साइड, वो अपने अपने कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिससे जो कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं वो भी कूल डाउन नहीं हो रहे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन जो हमें रावलपिंडी मैसेकर्स की नज़र आती है वो ये है कि मार्च का जो वायलेंस है 1947 का, उसको हमें सिर्फ एक एपिसोड के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि वो हुआ, खत्म हो गया और उसकी इम्प्लीकेशंस आ गई, बल्कि मार्च के वायलेंस को हम अगस्त सितंबर वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन उसके साथ लिंक करके देखना चाहिए। बिकॉज अगस्त का जो वायलेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, सॉरी मार्च का जो वायलेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है अगस्त सितंबर वायलेंस को। सो रावलपिंडी मैसेकर कॉन्स्टिट्यूटिव वायलेंस के तौर पर उसको ट्रीट करना चाहिए। और जो सिख्स थे फिर रिवेंज और रिटेलिएशन के पर्पस के साथ उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, सिख जथास प्रिपेयर किए, उनको ट्रेन करना शुरू किया, और हमें नजर आते हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्स इंडियन नेशनल आर्मी के लोग रोल प्ले करते हैं। तो जो अगस्त सितंबर वायलेंस है जिसमें जो सिख्स थे वो स्पेशली ईस्ट पंजाब में मुस्लिम्स को अटैक कर रहे हैं, तो दैट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस जो उसका बहुत सारा एलिमेंट रावलपिंडी मैसेकर की वजह से बन रहा है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि रावलपिंडी मैसेकर की इम्प्लीकेशंस को देखते हुए दैट इज एन इम्पोर्टेंट यू नो एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल 1947 वायलेंस। बाकी ये कि आई थिंक दैट्स द टाइम दैट आई वाज असाइन्ड टू स्पीक इन इट्स बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम क्वेश्चन आंसर्स में इसको टेकअप करते हैं। That is it from my side. Thank you all for your attention. And let's switch to question answers. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन थी आपकी, और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर कोई सवाल किसी का हो तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो रिसोर्सेज थे उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स आपने उनको मेंशन भी किया, उसके अलावा और क्या थे रिसोर्सेज आपने जिस पे बिल्ड किया अपना थीसिस जो है? देखिए अगेन एज अ हिस्टोरियन सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्राइमरी सोर्सेज को देखें, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज से हम एविडेंस को पिक करते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मैंने जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं उनको देखा है, जो गवर्नर की रिपोर्ट्स थी, गवर्नर जनरल को वो देखी हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर प्रिपेयर की गई हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, कांग्रेस पार्टी के सिख सोर्सेस हैं। अदर देन दैट प्राइमरी सोर्सेज के अलावा सेकेंडरी सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हम जो पार्टीशन हिस्टोरियोग्राफी भी देखते हैं दैट गोज मोस्टली इन फेवर ऑफ अगस्त एंड सितंबर वायलेंस, और मार्च वायलेंस के ऊपर वो जो एक हमें हिस्टोरियोग्राफिकल साइलेंस नजर आता है दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी एड्रेस्ड।
but a variety of sources, various articles, various books, and the category of secondary sources have been utilized, but primarily I have consulted primary official documents to build this presentation. थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं, खालिद महमूद साहब। जी खालिद साहब। हाँ जी सर, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस पेश किया। आपकी रिसर्च बहुत आला है, इससे एग्री किया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि एक तो आप कह रही थी कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, वो थोड़ी बात अधूरी रह गई। आपने वो शायद उसको क्वेश्चन आंसर में छोड़ दिया होगा। तो मैं खुद क्योंकि 47 के महाजरीन में से की औलाद हूँ और हमारा खानदान उनके मुतासरीन में से है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इतने वसी पैमाने पर ये मैसेकर हुआ, वो तो मार्च में हुआ ना, और फिर जो अब अगस्त सितंबर में इतनी ज्यादा तादाद में लोग हलाक हुए, उस सारे चीजों का जिम्मेदार कौन था? इसकी जिम्मेदारी, ठीक है आपने दुरुस्त फरमाया कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन और एक जो चार्ज कर दिया गया पॉलिटिकल नारों से लोगों को, और फिर पॉलिटिकल लीडर्स का रोल है, और ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इस रावलपिंडी मैसेकर में और फिर अगस्त सितंबर में जो मैसेकर हुआ उसमें? और इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, मैं जब होश संभाला तो ताजे ताजे महाजिरीन हर वक्त यही बात होती थी, तो यहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो 1947 को लोटी वाला साल कहते थे। वो हम हाजिर थे उसको हिजरत कहते थे या पार्टीशन कहते थे, तो जो यहाँ के लोकल लोग थे वो उसको लोटियां वाला साल कहते थे। इट मीन्स दे लूटेड। उनको ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है, उनका मकसद सिर्फ लूटना था। और हम लोकल लोगों के घरों में, मैंने खुद देखा उस जमाने में कि इतना सामान था कि रंगील पलंग और वो चीजें वो खरीद ही नहीं सकते थे, उनके सोर्सेज इतने नहीं थे जितना उनके घरों में सामान था। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो मॉरली यहाँ के लोग जो भूखे थे और लूटने की अपने की जो एक मॉरल अपना मुआशी फायदा हासिल करना चाहते थे, ये भी एक बड़ा एलिमेंट है। तो बस मेरा सवाल यही है कि एक ये बता दें कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजों की किस पर आयद होती है आपके ख्याल में? थैंक यू जी, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है। बेसिकली देखें, एक तो ये कि उस वक्त सूबा जो है वो किसके कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके कंट्रोल में है। हम ये देख रहे हैं कि बहरहाल ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि मार्च में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि उनको पता ना हो कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स को जब देखते हैं तो गवर्नर कॉन्स्टेंटली फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स में गवर्नर जनरल को ये लिख रहा है कि सिचुएशन जो है वो खराब से खराब होती जा रही है। इवन वो उसको टर्म कर रहे हैं कि सिविल वॉर की तरफ जा रही है। अब इसमें जो गवर्नर है वो तो जाहिर है वो सूबे को देख रहा है, उसका तो समझ में आ रहा है कि परेशानी क्या हो रही है जेंकिंस की, अगर हम देखते हैं। लेकिन गवर्नर जनरल फिर इन्वॉल्व है, गवर्नर जनरल से ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इन्वॉल्व है जो कि लंदन में बैठा हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लंदन में वो भी इन्वॉल्व है। तो हमें जो ऊपर की हायरार्कीज नजर आती हैं वो गवर्नर की जो वार्निंग्स हैं उसको उस तरीके से एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर रही, नंबर वन। सेकेंडली फिर वही बात जो हमने कहा ना कि जो ब्रिटिश इन एक्सपीरियंस ऑफ रूरल वायलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम जब ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं पंजाब में और खास तौर पे रावलपिंडी में, तो हमें पता है कि 1849 के बाद से पंजाब ब्रिटिश के लिए मिलिटरली एंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर लैंड कॉलोनाइजेशन जो की और जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट की, दोनों इंपीरियल इंटरेस्ट की बेसिस पे की जा रही हैं। अब एज अ कॉलोनियल पावर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज और अपनी कॉलोनियल पावर को कंसोलिडेट करने के लिए वो अपना रूल यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कंट्री साइड पे गांव देहात में जाकर पुलिस के इंस्टीट्यूशन को मिसाल के तौर पे या ब्रिटिश अथॉरिटीज जैसे
अर्बन सेंटर्स में उन्होंने ऑफिसेज डेवलप कर लिए थे, वो हमें चीज नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक तो कभी गांव देहात में उस तरीके से जल से जुलूस नहीं निकले जैसे शहरों में निकलते थे। जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म अंग्रेज को यहाँ पर नजर आता था, अर्बन सेंटर्स में नजर आता था, वो गांव देहात में नहीं नजर आता था। तो दे थॉट कि रूरल साइड तो वैसे ही पीसफुल है, और वहां पर डायरेक्टली इंटरवीन करने के बजाय जो वहाँ की लोकल इन्फ्लुएंशियल्स हैं, चाहे वो रिलीजियस क्लास है, चाहे वो लैंड ओनिंग क्लास है, उनके ऊपर रिलाई किया जाए और उनके जरिए रूल किया जाए। तो वही सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल उन्होंने जिसका नुकसान फिर बात है कि जब हालात खराब हो जाते हैं और मॉब वायलेंस हो रहा है, ग्रोह जमा हो रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं, और जायलदार या लंबरदार जो है वो अच्छे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सक रहा, तो देन द ब्रिटिश रियलाइज्ड कि ये जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल था कंट्री साइड पे, दैट वाज इनइफेक्टिव। तो बहरहाल अंग्रेज के ऊपर बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी तो आयद होती है, क्योंकि रियासत के जो वसाइल है वो उनके इख्तियार में ही है। अब दूसरे नंबर पे फिर जब हम देखते हैं तो बहरहाल जो लोग हैं जो मोबिलाइज हो रहे हैं, जो मोटिवेट हो रहे हैं, जो उससे पहले भी रह रहे थे और पीसफुली रह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो मार्च में जाकर एकदम से सामने आते हैं और कत्लो गारत में इन्वॉल्व हो गए हैं, उसमें उनके कम्युनल सेंटिमेंट्स को जगाने वाला कौन है, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। और इसमें पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन ही कर रहा है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस के डिफरेंट लेवल्स को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, एक है नेशनल लेवल की पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप, और एक जो लोकल लेवल पे लीडरशिप है जो कि इमीडिएटली लोगों के साथ इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में। वो किस तरीके से ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे होने वाली पॉलिटिक्स और नेशनल लेवल पे होने वाली पॉलिटिक्स को परसीव कर रही है, उसका क्या फहम है, वो चीजों को किस तरीके से देख रही है। अब बहरहाल हो तो कम्युनल लाइंस भी रही है पॉलिटिक्स, तो वो चीजें जब बिल्कुल लोकल लेवल पर जाके ट्रांसलेट होती हैं और उसको पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स करके जब लोगों को फॉर वोट एंड फॉर पाकिस्तान मोटिवेट किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है, तो फिर उसकी इम्प्लीकेशन नजर आती है कि वो मुसलमान जो है वो सिख या वो हिंदू के खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया और वो उसको मार रहा है या उसकी जायदाद के ऊपर हमला कर रहा है। तो सियासत जिस जिस डगर पर सियासत हो रही थी, जिस रंग में सियासत हो रही थी, बहरहाल उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। एंड मॉरली लोकल लेवल पे जो बंदा वायलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व है वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर उसको फिर आप ये देखते हैं कि देखें, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है और जब वायलेंस होता है ना, डिसऑर्डर होता है, तो फिर जो सोशल कंट्रोल्स होती हैं जो कि पीस टाइम में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वो जो सोशल हायरार्कीज होती हैं जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फिर सिचुएशन कंड्यूसिव हो जाती है और फिर उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। खास तौर पे जैसे आपने भी जिक्र किया है कि लूट मार बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो लूट मार करने वाले एक आम बंदा भी है। वो एक आम बंदा क्यों है? क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन ऐसी होगी कि वो उसको उससे फायदा उठा सके। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, मल्टीपल जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत से सवाल और भी हैं, तो डॉक्टर इरम भी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर इरम। थैंक यू शाहिद साहब, थैंक यू मिसबा। मिसबा, पार्टीशन के इशू पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मैं भी, चूंकि मेरा भी थोड़ा सा काम है पार्टीशन के ऊपर, तो एक तो आप जेंकिंस की जो बात करी है ना कि वो उसने बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी, और हर वो फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स लिखता था, लेकिन वो शिकायत भी करता होता था माउंट बैटन से कि आपने मुझे, वो उनसे फोर्स मांगता होता था कि फोर्स दी जाए ताकि वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन माउंट बैटन ने फिर वो शिकायत करता था कि कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि माउंट बैटन ने कभी इस चीज़ का रिस्पांस क्यों नहीं दिया इवान जेंकिंस को। दूसरी बात कि एक मार्टिन गिल ने लिखा है नैरेटिव्स ऑन पार्टीशन, तो उसकी एक बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वो कहता है कि हाई पॉलिटिक्स और कॉमन पॉलिटिक्स के डायलेक्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है।
जैसे मैं खुद जब मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ लोगों की, मैंने बातें सुनी, ऑब्जर्व किया, तो मेरे अपने जो दादा थे, उन्होंने 47 में, वो देहरादून में रहते थे, उन्होंने 47 में अपना घर रेनोवेट कराया, पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले, इंडिपेंडेंस से कुछ अर्सा पहले। यानी उनके जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो अपना घर छोड़ के जाएंगे, लेकिन एकदम ही जब इंडिपेंडेंस हुई तो वायलेंस हो गया, उन्हें घर छोड़ के आना पड़ा। मतलब उनका ताल्लुक और हाई पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं था। या मैंने यहाँ, जैसे मैं मंडी भावदीन पे कर रही हूँ, तो यहाँ भी मैं लोगों को देखती हूँ कि 14 अगस्त से पहले ही सारी जो सिख और क्या कहते हैं हिंदू पॉपुलेशन थी, वो सब छोड़ के जा चुकी थी। और जो रेड्स हो रहे थे उनमें लूटिंग भी शामिल थी, आर्सन भी शामिल था। हालांकि उससे पहले जो है वोट तो चंद ही लोगों ने डाले, सब लोगों ने तो वो कॉमन, वो जनरल वोटिंग नहीं तो था। थी नहीं, कुछ लोग ही थे। तो फिर जो है लोग क्यों इससे इफेक्ट हुए, बहुत सारे कंफ्यूजन है जो मेरे आज तक कभी खत्म नहीं हुए। थैंक यू। Thank you, Viram, and nice to see you here. अच्छा, सवाल आपके रिलेवेंट हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जेंकिंस एंड माउंटबेटन। जेंकिंस गवर्नर, और गवर्नर रूल भी लग चुका है प्रोविंस में। और हम ये देखते हैं कि जब 20 फरवरी 1947 की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो लॉर्ड वेवल जो इतने अरसे से यहाँ पर मौजूद है, उसको बुला लिया जाता है वापस, और लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर भेज दिया जाता है विद एक्सप्लिसिट पर्पस कि जी इंडिया को अब आपने पार्टीशन करना है। वो आता भी इसलिए है। अब मार्च में रहा है, एंड हम देखते हैं कि जिस तरीके से भी 3 जून प्लान से वो डेट को 48 से डेट पहले लाई जाती है, और 1940 अगस्त 1947 में पार्टीशन होती है। टाइम बहुत कम है, नंबर वन। एक हेस्टी पार्टीशन हमें नजर आती है। अब मीनवाइल पार्टीशन एग्जीक्यूट भी करनी है ब्रिटिश अथॉरिटीज ने, लेकिन गवर्नर के लिए सबसे जो कंसर्न है वो ये है कि ठीक है, पंजाब पार्टीशन होगा, एसेट्स डिवाइड होंगे, लैंड टेरिटरी को पार्टीशन करना है, बट ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किलिंग्स रुकी नहीं थी, उसकी जो स्केल था, मैग्नीट्यूड था, जो सिविरिटी थी, वो तो कम हो गई थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि मार्च के बाद से कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स तो हो रहे हैं। अब वो जब बार बार कह रहा है कि जी मुझे आर्मी दी जाए, मुझे फोर्स बहरहाल दी जाए, तो माउंट एंड बुक है एमिनेंट चर्चिलियंस, उसमें बेसिकली का लिखा गया है कि 20+ रिक्वेस्ट जाती हैं जेंकिंस की तरफ से माउंटबेटन को, बट माउंटबेटन ही डिड नॉट पे एनी सीरियस अटेंशन टू द रिक्वेस्ट। माउंटबेटन वाज मोर इंटरेस्टेड इन मटीरियलाइजिंग पार्टीशन, नंबर वन। सेकेंडली, हमें ये भी नजर आता है कि माउंटबेटन सिविल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो फोर्स मांग रहा है तो ऑकनलेग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। अब कमांडर इन चीफ ने जब फोर्स देनी है, और जाहिर है माउंटबेटन का कंसेंट भी उसमें चाहिए, तो सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज बोथ, वो शॉर्टेज ऑफ ट्रूप्स भी हैं, नंबर वन। सेकेंडली, हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब डीमोबिलाइजेशन होती है, क्योंकि 2.5 मिलियन की एक आर्मी रेस की जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। 45 में जब वॉर कंक्लूड होती है, तो वो अप्रैल 1947 तक तकरीबन 80 लाख की फौज रह जाती है। इस दौरान नेशनलाइजेशन भी थी, तो शॉर्टेज ऑफ ट्रूप्स भी हैं। माउंटबेटन का लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है इन सेंडिंग द ट्रूप्स। ऑकनलेग मिलिट्री अथॉरिटीज की कैपेबिलिटी, शॉर्टेज ऑफ ट्रूप्स, डीमोबिलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, इन सारी चीजों से फेमिलियर भी है। और फिर सिर्फ पंजाब नहीं है, बाकी एरियाज भी हैं इंडिया के, बंगाल भी है। चले बंगाल ईस्टर्न कमांड को देख रहे हैं, और नॉर्दर्न कमांड के लिए ये चीज चाहिए। तो शॉर्टेज ऑफ ट्रूप्स हैं, और ये चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि इन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रूप्स था वो नहीं प्रोवाइड किया गया गवर्नर को, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस को। और फिर उसकी चीज़ नज़र भी आती है कि जैसे हमने बात की थी ना अभी, कि मार्शल लॉ को इम्पोज करने के लिए विक्टिम्स खुद भी कह रहे थे, नेहरू भी कह रहा था, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह भी कह रहा था, लेकिन मिलिट्री अथॉरिटीज उसको फेवर नहीं कर रही। तो अपेरेंटली तो वो कह रही हैं कि जी हम इंटरनल सिक्योरिटी में एज एन एड टू सिविल पावर फंक्शन करेंगे,
लेकिन साथ ही अपने ऑफिशियल रिपोर्ट्स में वो लिखते हैं कि हमारे पास इनफ ट्रूप्स नहीं है कि हम इन तमाम सिचुएशन को मैनेज कर सकें। बाकी जो आपने सवाल की कि हाई पॉलिटिक्स और कॉमन मैन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो हाई पॉलिटिक्स हो रही है, हमें जो वायलेंस हो रहा है ना लोकेलिटीज के अंदर, छोटी छोटी जगहों पर, उसमें एक जो प्रॉब्लम आता है अंडरस्टैंड करने का, वो हम उसको डायरेक्ट लिंक करते हैं जो कुछ बॉम्बे में हो रहा है, जो कुछ दिल्ली में पार्टीशन से रिलेटेड पॉलिटिक्स, निगोशिएशंस, मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस, मुस्लिम इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश अथॉरिटीज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है। तो एक तरीकाकार तो ये है कि जब हम लोकलाइज्ड एक्ट्स ऑफ वायलेंस के मोटिव्स को देखें तो वो हमें उधर ही की लोकेलिटी के से लिंक्ड नजर आते हैं, उनकी उसकी इन्वायरमेंट में लिंक नजर आते हैं। तो जिसमें हमने कहा कि जो लूट मार हो रही है उसका ताल्लुक जरूरी नहीं है कि वो जिन्ना और नेहरू के दरमियान जो इख्तलाफात पाए जाते थे, या फॉर एग्जांपल पार्टीशन, पंजाब को पार्टीशन करने से रिलेटेड जो हाई लीडर्स थे, मेन लीडरशिप थी, उसके दरमियान जो इख्तलाफात थे उसका इम्पैक्ट एक गांव देहात में रहने वाले बंदे के ऊपर हो। लेकिन गांव देहात में रहने वाला बंदा बहरहाल परसीव कर सके ना कर सके, वो अफेक्ट कहीं ना किसी लेवल पे जरूर हो रहा था। इसकी पिंडी के हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मैल्कम डार्लिंग, हु इज एन एक्स इंडियन सिविल सर्वेंट, वो जब अपनी डायरी में लिखता है तो वो ये कहता है कि जी 1930s में वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्व करता है, और 46 में वो रिटायरमेंट के बाद एक हॉर्स राइड लेता है कि मैं उन इलाकों में दोबारा से जाकर देखूं कि क्या हालात हैं। तो वो जब रावलपिंडी डिवीजन से अपनी गुजर रहा है तो वो बहुत सारे लोगों से पूछता है कि तुम जिन्ना के बारे में क्या जानते हो या मुस्लिम लीग के बारे में क्या जानते हो। तो वो कहते हैं जी हमें ये तो नहीं पता कि जिन्ना कौन है और वो कैटेगोरिकली क्या डिमांड कर रहा है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि मुसलमानों का ताल्लुक जिन्ना के साथ है, मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको ये एक डाइकोटमी नजर आती है कि वो अपने आप को रिलेट भी कर रहे हैं एज मुस्लिम आइडेंटिटी एक मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि मुस्लिम लीग के वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स क्या है, एजेंडा क्या है, ये सारी चीजें। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां हमें एक गैप तो नजर आता है बिटवीन कॉमन मैन एंड नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लिंक भी है इसका, तो हम ये नहीं कह सकते दे वर कंप्लीटली डिटैच्ड और दे वर कंप्लीटली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वाज हैपनिंग इन दिल्ली और बॉम्बे एज मेजर पॉलिटिकल सेंटर। और इवन ये कि जो 1946 में बंगाल और बिहार में होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस तरीके से पंजाब में नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी जेंकिंस लिख रहा है कि जो सोल्जर्स वहां पर गए थे और वो सोल्जर्स जब वापस आए हैं तो वो जब अपने गांव देहात में जाते हैं और बात करते हैं तो हिंदूज को पोर्ट्रे किया जा रहा है एज विलेंस। और मैं अभी कोई इंसिडेंट तो नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि जो कम्युनिटीज है ना वो कम्युनल लाइंस पे अपने आप को ज्यादा अलाइन कर रही हैं। ठीक। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसके लिए मैं कहूंगी कि हमें जो लोकलाइज्ड वायलेंस है ना, लोकल एक्ट्स ऑफ वायलेंस, उनको उसी के कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए बेशक। अच्छा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब आप बाकी सवाल लेते हैं फिर डॉक्टर साहब बाद की में। तरफ वापस आ जाएंगे। जी सर, अ, जी सर। मसूद साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, सोहेल साहब हैं और आमिर है। जी मसूद साहब जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। अच्छा जी। डॉक्टर साहब आप ब्रिलियंट लेक्चर जी, थॉरोली एंजॉयड। और आपने इतना कंप्रिहेंसिव एनालिसिस दिया है कि किसी चीज की गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं है कि किसी हवाले से कुछ सवाल थे। बहरहाल को थोड़ी सी अपने ऑब्जर्वेशन कमेंट्स दे देता हूँ। तकरीबन हम सारा कवर करते हैं। एक तो ये है कि जी जो वायलेंस का ये वेव है ये स्टार्ट होता है कायदे आजम ने जो कॉल दिया डायरेक्ट एक्शन डे की, और कलकत्ता में मैसेकर होता है, उसके इम्पैक्ट में थोड़ा सा बंगाल में मैसेकर होता है, उसके रिएक्शन में बिहार में होता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर वायलेशन है। तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, वहां से आने वाले लोग और फिर अखबारात एक दूसरे की अपोजिट कम्युनिटीज को विलेनाइज करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में भी फील होना शुरू हो जाता है।
तो जो पंजाब हिंदुस्तान की तकसीम है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये पंजाब की तकसीम, कि बाकी सूबे से इफेक्ट नहीं हुए, बंगाल भी इवन इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये तकसीम इस पर हुई। एक तो जनरल ब्रॉड ये है कि आप दुनिया में जिधर भी देखें कि कॉलोनियल पावर्स जब निकलती हैं कहीं से तो सिविल वॉर के हालात पैदा करके निकलते हैं, लड़वा के निकलते हैं। आप कोरिया की मिसाल ले लें, वियतनाम की ले लें, साइप्रस की मिसाल ले लें, मिडिल ईस्ट की ले लें, इनका ये काम होता है कि ये लोगों को इस हालत में छोड़ के जाते हैं। श्रीलंका की मिसाल ले लें जहाँ पर उन्होंने तमिल स्कोर से को आपस में लड़ाया। तो एक तो ये है। तो आप जब ब्रिटिश के आखिरी दौर के 1.5-2 साल के एक्शंस का जायजा लेते हैं तो आपको कमो बेश यही पॉलिसी जो है आप अंडरलाइन देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है कि जी पंजाब के अंदर जिस वक्त गवर्नर राज लग गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म हो गई और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट 18 अगस्त तक नहीं थी और पंजाब को चीफ सेक्रेटरी चला रहा था या आईजी चला रहा था। चीफ सेक्रेटरी आईजी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं, वो लड़ने वाली कम्युनिटीज को बिठाकर डायलॉग नहीं करवा सकते, ये उनके उससे बाहर होता है। मुस्लिम लीग का कसूर जो पॉइंट आउट किया, क्वेश्चन भी किया है, वो ये मायोपिक विजन है मुस्लिम लीग की लीडरशिप का कि वो ये देख रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में एक कम्युनल वेव चल रही है, इसके बावजूद उन्होंने पंजाब में सिविल डिसोबीडियंस किया और विदाउट रियलाइजिंग कि ये किधर जाके एंड हो। और उसके बाद हालात जब काबू से बाहर हो गए तो उन्होंने सिख महाराजा पटियाला के थ्रू अप्रोच किया कि जी आए बैठे हमारे साथ बातचीत कर लें। सिक्स रिफ्यूज दैट टाइम, उन्होंने कहा जी आपने हमें बैक स्टैप किया है, अब हम आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। तो ये इसमें मुस्लिम लीग की उस वक्त की लीडरशिप का भी कसूर है। फिर जाहिर है जो सिखों की तरफ से जत्थाबंदी है आपस में, तो जैसे आपने इम्पोर्टेंट किया है कि यहाँ पर जो हाई लेवल की पॉलिटिक्स थी उसका इम्पैक्ट बहुत कम था, लेकिन चूंकि रिलीजन में पॉलिटिक्स में रिलीजन को मिक्स कर दिया गया था, तो ये लोगों की एक रीजन थी इसके अंदर इन्वॉल्व होने की। और कम्युनल जो राइट्स हुए हैं बेसिकली इन लाइंस पर ही हुए, अलोंग दी कम्युनल अलोंग रिलीजियस लाइंस हुए। तो ये मेरा इसमें ऑब्जर्वेशन था। तो इसमें जो है इसमें मतलब है कि अच्छा दूसरी लास्ट पॉइंट ये कि जी जिस तरीके से साइरल रेडक्लिफ का अवार्ड आया है वो भी बड़ा जालिमाना था कि 18 जुलाई को बंदा आता है और वो 31 जुलाई को 1 अगस्त को वो इतने बड़े सूबे को तकसीम करके निकल जाता है यहाँ से। लाहौर हिंदुस्तान में जाएगा कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा ये 14 अगस्त तक लोगों को नहीं पता था, 18 अगस्त को जाके अवार्ड हुआ है। इन्हीं के एक नहीं, इसको चर्चिल ने कहा क्रिमिनल फ्लाइट, मुजरिमाना फरार, फ्लोरिडा हाउस पे कहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए, बार बार की डिमांड के बावजूद आर्मी नहीं दी, मार्शल लगाने को अपोज किया और इन्होंने वायलेंस होने दिया। लाहौर से शुरू करके लॉन्ग जीटी रोड पूरा जो है ना वहां तक हुआ है। लाहौर से थिंक स्टार्ट हुआ था ये जो वॉल्ड सिटी है वहां से चलते हुए ये वेव वहां तक पहुंची है। तो ये इसमें सारी पार्टीज का किसी न किसी हद तक कसूर। ये मेरी ब्रीफ ऑब्जर्वेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच वंस अगेन, एक्सीलेंट लेक्चर। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर मिसबा, इसमें क्वेश्चन तो कोई नहीं था, अगर आप कोई क्विक कमेंट करना चाहें तो कर लें और उसके बाद फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि वही बात है कि पावर कॉरिडोर्स को देखने की जरूरत है। जिनके पास पावर थी, जिनके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी थी, वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके पास स्टेट की रिसोर्सेज थे उस टाइम पर, और कॉलोनियल माइंडसेट को ओवरलुक नहीं किया जा सकता इस टाइम पे। बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर सुहेल जी सवाल कीजिए, सुहेल जतोई साहब। सुहेल जतोई साहब अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। जतोई साहब, जतोई साहब अनम्यूट करें। जतोई साहब आप स्टिल म्यूटेड हैं, अनम्यूट करें। जी जी जी, अब ऑडिबल हूँ। जी आ रही है आवाज। जी करिए बहुत सवाल। अच्छा थीसिस जो है ना आपने बिल्ड किया, मैं डॉक्टर को आपने बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा अपना सारा कुछ बयान किया। अच्छा ये थोड़ी सी एक तो बातें जो है ना सामने रखना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग की जब हम प्रोविंशियल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो 1937 के इलेक्शन में कुछ भी नहीं था सीट्स की, मतलब 2 सीट्स विन करके इसके बावजूद सर सिकंदर जो है वो मुस्लिम लीग के साथ और जिन्ना साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हुए और एक अंडरस्टैंडिंग हुई जिन्ना सिकंदर जनाब
की सूरत में, यानी आपस में पैक्ट की सूरत में, जो वो रिटन फॉर्म में नहीं था। लेकिन आफ्टर द डिमाइस ऑफ सर सिकंदर याद, क्या वजह थी कि खिजर याद दीवाना साहब बिल्कुल उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुए? हाँ, अब अगर आप 1946 इलेक्शन से पहले जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं पंजाब के, अब तक उसमें मुस्लिम लीग की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही है। तो 1946 का इलेक्शन देखते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट पर अच्छा खासा एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। तो वहां पर अगर मुस्लिम लीग को पावर में नहीं लाया गया प्रोविंशियल पॉलिटिक्स के अंदर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, तो क्यों नहीं जो है ना खिजर याद दीवाना जो है कि कभी भी पंजाब मुस्लिम लीग के जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं, जिनमें खार हुसैन ममदूद भी है, इनमें मियां मुमताज दौलताना है, उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता और मुसलसल एक नॉन कोऑपरेटिव किस्म की एक जो है ना लाइन पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और ठीक बात है, ये मसूद साहब ने बात की है कि जो कलकत्ता राइट्स में उसके बाद एक कैटलिस्ट के तौर पर उसको लिया जा सकता है कि हर जगह अमन अमान जो है उसकी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और पंजाब जो है वो तो 1947 के शुरू आप कह लें कि मंथ्स में ही अनगवर्नेबल हो गया। इवेंचुअली वहाँ पर गवर्नर रूल जो है इम्पोज कर दिया था। तो मेरा ये कहना था कि क्या 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 वजूहत थी कि जो खिजरियात दीवाना है वो मुस्लिम लीग के किसी भी क़यादत यानी 1944 में जनाब साहब के साथ मुज़ाकरात के अंदर उनका रवैया बड़ा सख्त था, वहाँ पर भी तैयार नहीं हुए। और 1946 पता है कि यूनिस्ट पार्टी खुद भी इतनी ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी। किसी तरीके से सिखों को, कांग्रेस को और बाकी चीजों मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बना दी गई थी। तो इतनी वल्नरेबल गवर्नमेंट के होते हुए क्या वजूहत थी कि वो मुस्लिम लीग को ऑन बोर्ड ही नहीं ले रहे थे? रियाज दीवाना और मुस्लिम लीग को मुसलसल जो है उन्होंने आप कह रहे हैं कि किसी भी मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। इवेंचुअली पिंडी से वो एक आग जो है ना वो सुलग उठी और उसमें फिर बाद में कह लें कि बड़े पैमाने पर एक कम्युनल राइटिंग का एक सिलसिला जो है ना वो शुरू कर दिया था। तो इसकी पेशबंदी क्यों नहीं की गई? तो ये दूसरा, ये पिंडी के अंदर आप कह लें कि पंजाब मुस्लिम लीग के जो उस वक्त के सदर थे ममदूद साहब, उसका उनका विजिट भी जो है ना कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा पहले, राइटिंग से पहले। ना ही आप कह लें कि हिंदू महासभा या कोई आरएसएस के की कोई सीनियर क्यादत यहाँ पर आ रही है या सिखों की भी अब कह लें कि क्यादत का कोई सिग्निफिकेंट विजिट नहीं है। तो क्या वजह है कि यकदम इतने बड़े पैमाने पर एक फसाद होता है और पिंडी के ऊपर ही इल्जाम इतना बड़ा आ जाता है कि इस फसाद ने पूरे फिर हिंदुस्तान के अंदर एक राइटिंग का आगाज कर दिया? तो ये उसकी इमीडिएट काज कौन सी थी, काइंडली उसको भी जरा हाईलाइट कर दीजिएगा। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कहा कि जी हमें यूनियनिस्ट और मुस्लिम लीग के दरमियान ये क्यों नहीं नजर आता कि जब मुस्लिम लीग एक राइजिंग पावर के तौर पर इमर्ज कर रही है अर्ली 1940s में, तो यूनियनिस्ट उनके साथ बैठकर या मिलके एक गवर्नमेंट बना ले। देखिए, इसको ओवरऑल हमें दो तरीकों से देखना होगा। एक तो 1940s में स्पेशली जो वॉर इयर्स हैं उसमें यूनियनिस्ट पार्टी की ओवरऑल जो पॉपुलैरिटी है वो अफेक्ट होती है और इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। स्पेशली वॉर टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का और यूनियनिस्ट का जो एक स्मूथ सेलिंग चली आ रही थी वो बंगाल फैमिन की वजह से अफेक्ट होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यूनियनिस्ट की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी भारत में अर्ली 1940s में कम होती भी नजर आती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये मुस्लिम लीग अपनी जो इनरोड्स हैं वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर देती है। वो अपनी प्राइमरी लीग्स को फाल बना रही है, वो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग को फाल बना रही है, वो वॉर टाइम इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट कर रही है अगेंस्ट दी यूनियनिस्ट। फिर वो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज करके अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रही है। कुछ होते भी हैं बहरहाल जो
रिलीजियस क्लास है, पीर्स की, उलेमा की, उनको भी अपनी तरफ मोटिवेट, तो मुस्लिम लीग की जो मोबिलाइजेशन है इस टाइम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहरहाल यूनियनिस्ट थ्रेटन्ड फील करते हैं, पॉलिटिकली इनसिक्योर या एक चैलेंज के तौर पर अपने आप को उसको जरूर देखते हैं। अब जब इलेक्शन होता है तो मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट, बट ऑब्वियसली जब वो वोट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सकी तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। यूनियनिस्ट जो है वो मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट बनाने के बजाय वो कांग्रेस के साथ और सिखों के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियनिस्ट पार्टी की आउटलुक, यूनियनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो एंड हाउ दे हैड बीन डूइंग पॉलिटिक्स, which was very different from the nature of politics or political aspirations set by the Muslim League. अब Unionist was not demanding partition of India, बस Muslim League was demanding partition of India at that time. और बाद में जाकर वो और ज्यादा ये जो एस्पिरेशंस थी, ये आइडियल्स थी, ज्यादा शार्पन होना शुरू हो जाती है। सो द आई वुड से कि जो इनकंसिस्टेंट दोनों की एक वो थी, या जो मिसमैच था दोनों के पॉलिटिकल आइडियल्स में, और जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स हो रही थी, तो द यूनियनिस्ट दे फेल्ट more inclined towards making coalition with non-Muslims other than the Muslim League. That is very important to keep it in mind. एंड सेकेंडली जो आपका आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जी किस तरीके से देखते ही देखते रावलपिंडी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स में लाइक लाहौर या लाइक अमृतसर उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। तो रावलपिंडी डिवीजन मेजरली अफेक्ट होता है। इसमें हमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आती है कि जब दिसंबर 1946 में ऑफिशियल टूर पे जेंकिंस आता है और वो रिपोर्ट लिख के गवर्नर जनरल को देता है, तो वो ये कहता है कि मैं सेंस कर रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई एक बड़े स्केल पे प्रोविंस के अंदर प्रॉब्लम होती है तो रावलपिंडी अफेक्ट होगा, और रावलपिंडी सिटी सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी। और प्रिकेरियस क्यों होगी? क्योंकि जिस तरीके से 1926 में पिंडी सिटी के अंदर बिटवीन मुस्लिम्स एंड सिख राजा बाजार और जामा मस्जिद वाले इलाके में वायलेंस हुआ था, और जिसमें हम बाद में देखते हैं कि वो जो कैंट के करीब के गांव देहात थे, वहां से भी रेडिंग पार्टीज आई थी और शहर में कत्लो गारत भी होता है, लूट मार भी होती है। तो वो उस चीज को रिलेट करता है कि मैं सेंस कर रहा हूँ कि पिंडी जो है वो एक प्रिकेरियस पोजीशन पे इस वक्त मौजूद है। इसमें लूटिंग का एलिमेंट फिर हम कहेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कहेंगे कि जो हेविली रिक्रूटेड एरियाज थे, जहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा था और वर्स्ट इफेक्टेड भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो कहूटा तहसील थी, वहाँ से सोल्जर भी सबसे ज़्यादा आ रहा है, और फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो डिसऑर्डर की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसमें देखते ही देखते वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिसमें लोग जो मुस्लिम एग्रेसर्स हैं वो इस चीज में शामिल हो रहे हैं, और लूट मार बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जाहिर है आर्सन भी हो रही है और जिसकी वजह से किलिंग्स भी हो रही हैं। तो वी कैन नॉट से कि जी communally Rawalpindi division was entirely unaffected from what was happening in political realm at that time. उससे अफेक्ट पिंडी हो रहा है और वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र भी आती है। और अनलेस के जब तक मिलिट्री अथॉरिटीज एज एन एड टू सिविल पावर पुलिस के साथ मिलकर ऑर्डर को रिस्टोर नहीं करती, और ये ऑर्डिनेंसेस और एक्ट्स और स्पेशल पावर्स नहीं दी जाती, ऑर्डर को रिस्टोर नहीं किया जाता। तो पिंडी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है, और उसको उस वक्त की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हाईलाइट भी किया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिटी में तो कर्फ्यू लगाकर फॉरेन ऑर्डर को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जब वो गांव देहात की तरफ जाता है जहां पर पुलिस फोर्स भी कम है, जहां पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, और टाउन्स की तरह अर्बन सेंटर्स की तरह सिस्टम ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है, तो वो हमें ज्यादा अफेक्ट होती हुई चीज नजर आती है।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है फॉर द मोमेंट आखिरी सवाल है और ये भी हिस्टोरियन है, डॉक्टर आमिर अली। जी डॉक्टर आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर और मैम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दिया और बड़े अहम आपने जो पार्टीशन के एरियाज हैं स्पेशली वायलेंस के हवाले से टच किए। मैं बिल्कुल डायरेक्ट सवाल की तरफ आना चाहूँगा। तारीख का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अदना से तालिब इल्म हूँ। उस हैसियत से मैं एक तो ये है कि जो श्रोमणी अकाली दल है वो पार्टीशन के टाइम पे दो उसके जत्थे थे और वो दोनों जत्थे जो हैं वो जिन्ना साहब के स्टैंड को जिसमें वो सिखों को विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में फिर जिस तरीके से मास्टर तारा सिंह ने रोल प्ले किया, इवन के बलदेव सिंह जो है वो तो उनको कहते हैं ट्रेटर ऑफ द सिख नेशन। अब इसमें जितना भी मोस्टली जो लिटरेचर लिखा गया या जो काम हुआ उसमें हम सिखों का वायलेंस, मुस्लिम्स का वायलेंस और चंद जो एरियाज हैं लाइक हमने गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट को फोकस कर लिया या लाहौर को फोकस कर लिया। बाकी बड़े मतलब डेरा गाजी खान में हुआ, मुजफ्फरगढ़ में इवन हुआ, मुल्तान में वायलेंस हुआ, जेलम में हुआ या भावलपुर स्टेट में इवन हुआ, वहां पे भी कोई 22-23 गांव में बाकायदा ये वायलेंस हुआ। तो हमने इस एस्पेक्ट को क्यों नहीं हाईलाइट किया कि मुस्लिम लीग जो है वो भी या मुस्लिम जो नेशनल गार्ड्स थे उनका भी एक किरदार है इस वायलेंस में। और अगर इसमें मुस्लिम लीग का किरदार है या मुस्लिम नेशनल गार्ड का किरदार है तो हम उसको क्यों नहीं हाईलाइट आज तक कर पाए। इसके साथ साथ वो जो हिंदू लीडरशिप है और वो जो आरएसएस है उसका कितना किरदार है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो आवाम के पास असला था उसके हवाले से उन्होंने कौन सी या क्या पॉलिसी अडॉप्ट की थी, प्लीज इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा, बहुत अहम सवाल आपने किया। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से जो सिख वायलेंस है, जो हिंदू वायलेंस है, उसको आप इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में कितना ज़्यादा हाईलाइटेड देखते हैं। देखें, जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया था कि मार्च का जो वायलेंस है उसके ऊपर हमें एक हिस्टोरियोग्राफिकल साइलेंस नज़र आता है। उसके ऊपर जो ज़्यादा काम हुआ है वो हमें फ्रॉम द अदर साइड नजर आता है। आइदर सिख ऑथर्स उसको कर रहे हैं या हिंदू ऑथर्स उस पर ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम ऑथर्स जो हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन शायद उसको इस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया। मुस्लिम लीग का रोल, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स का रोल, इनिशियल जो रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स उस टाइम की हैं, अगर आप उस टाइम की रिपोर्ट्स को पढ़कर देखें तो पुलिस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जो गांव देहात में होने वाला वायलेंस है, अर्बन सेंटर्स की बात नहीं हो रही, गांव देहात में होने वाले वायलेंस के ऊपर पुलिस रिपोर्ट में आ रहा है, मार्कशीट में की पुलिस रिपोर्ट्स में आ रहा है कि नॉट नेसेसरली वो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग की लीग्स की इंस्ट्रक्शंस पर किया जा रहा है। और उसमें ये भी लिखा जा रहा है कि बल्कि डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग तो है वो तो इफेक्टिव हो रही है और एक्टिव हो रही है टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर। बट अब जब मॉब वायलेंस हो रहा है तो वो ऑर्डर उस तरीके से क्रिएट नहीं किया जा, उसको आइडियलाइज तो किया जा सकता है, लेकिन पीस कमेटीज काम नहीं करेंगे उस सॉरी तरीके से सॉरी जिस मैम, तरीके से उनसे। मैं थोड़ी सी यहाँ पे इंटरप्शन चाहूंगा। जो बलदेव सिंह है या इवन के एक बड़ी अहम किताब पार्टीशन पे है लैम्बर्ट की, उसमें उन्होंने जो जनवरी 1947 में मुस्लिम लीग की एजिटेशन पे चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पे लिखा है, चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में जो वो गवर्नर को भेजते हैं कि जो मुस्लिम लीग की एजिटेशन है उसकी वजह से पूरे पंजाब का पीस डिस्टर्ब हो रहा है और मुस्लिम लीग इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन की तरफ लेके जा रही है। तो प्लीज इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि वो एक गवर्नर है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर जब रिपोर्ट करेगा तो वो इन चीज़ों को ज़रूर रिपोर्ट करेगा कि सूबे के अंदर कौन सी जमात किस तरीके से सियासत कर रही है और उसके सियासत करने के अंदाज से ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
सो इसको तो निगेट नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम लीग सिविल डिसोबीडियंस जिस तरीके से लॉन्च की जाती है, जो उसका मोमेंटम बिल्ड होता है, उसके रिपरकशंस तो हैं, उसको तो कोई भी ओवरलुक नहीं कर सकता, हिस्टोरियंस भी नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। मैं जो स्पेसिफिकली बात कर रही थी कि डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग रावलपिंडी मैसेकर के लिहाज से पुलिस रिपोर्ट्स इस चीज के बारे में लिख रही है। अब कैटेगोरिकली एक एक इंसिडेंट पे ये एस्टैब्लिश करना या ये चीज इन्वेस्टिगेट करना, फाइंड आउट करना कि हर इंसिडेंट को ऑफिशियली पेट्रनाइज किया गया या उसके इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा है, जब कोई ऑफिशियल इंक्वायरी रावलपिंडी मैसेकर के ऊपर एक न्यूट्रल बॉडी की तरफ से शुरू नहीं की गई, तो फिर आपको पता है कि जब ऑफिशियल इंक्वायरी उसके ओरिजिन और एक्सप्लेनेशन पे किसी न्यूट्रल बॉडी की तरफ से इनिशिएट नहीं की जाती, तो फिर स्पेकुलेशंस या स्पेशली कॉजेशन का क्वेश्चन एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट होता है। अब इसमें ये है कि जेंकिंस को जब जेंकिंस जब मुस्लिम लीग लीडरशिप से भी मिल रहा है, प्रोविंशियल लीडरशिप से भी मैसेकर के बाद और सिख लीडरशिप से भी मिल रहा है, और सिख लीडरशिप बहुत गुस्से में थी, जायज भी था, समझ भी आता था उसका गुस्सा। मुस्लिम लीग लीडरशिप कंप्लेसेंट भी थी, वो भी समझ में आता है कि क्यों थी इस तरह से। तो जेंकिंस गवर्नर जनरल को ये कहता है कि मुस्लिम लीग लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप अभी भी आकर वो ये कह रही है कि पंजाब को अगर पार्टीशन ना किया जाए और मुस्लिम गवर्नर रूल हटाकर अगर दोबारा से मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दी जाए तो चीजें शायद ठीक हो जाएगी। और जेंकिंस लिख रहा है कि मेरे लिए ये बात ही हैरानकुन है कि बजाय के अपोलोजाइज करें, अपोलोजाइज नहीं भी कर रहे तो सिक्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर लिया जाए थोड़ा बहुत, तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ सिख लीडरशिप ये कह रही है कि तमाम की तमाम चीज का, चाहे वो लोकल लेवल पर कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस है, उसका उसकी जिम्मेदारी कबूल करे प्रोविंशियल लीडरशिप मुस्लिम लीग की। जबकि मुस्लिम लीग लीडरशिप ये कह रही है कि डायरेक्टली तो हमने जाकर कहीं पर लोगों को ये नहीं कहा कि ठोआ खालसा में इस तरीके से अटैक किया जाए, बिवाल में इस तरीके से अटैक किया जाए, या ठट्ठा फॉर एग्जांपल अटक डिस्ट्रिक्ट में हिंदू बैंकर्स बहुत ज्यादा थे, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, या चौंतरा का इलाका बहुत अफेक्ट होता है। तो वो ऑफिशियली एक एक जगह पर जाकर मुस्लिम लीग की ने तो एक एक चीज में जाकर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो जिसको जेंकिंस ये कह रहा था कि अगर एक एक में रोल नहीं भी है तो ओवरऑल जिस तरीके से पॉलिटिक्स की गई है वहां पर, जिस तरीके से एक माहौल वहां पर बना है इस किस्म की सियासत होने से जिसमें कम्युनल कलर बहुत विजिबल है, तो इम्पैक्ट तो यही आना था। ये इसी तरीके से जैसे अभी कुछ अरसा इसी साल में जब आप देखते हैं कि मई में होने वाले वाकयात थे, तो लीडरशिप ने, इट वाज ऑफ द व्यू, पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि जी हमने एक एक चीज को तो नहीं किया ना, बट उसको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने नहीं किया तो जो टेम्पो सेट हुआ है, जो टोन सेट हुई थी उस चीज की, उसमें लीडरशिप का, उसकी सियासत करने के अंदाज का एक रोल जरूर मौजूद है। तो बिल्कुल उसी तरह उस वक्त की मुस्लिम लीग के और ना सिर्फ मुस्लिम लीग, ओवरऑल हिंदू महासभा प्रोविंस में जिस तरीके से रोल प्ले कर रही है, शोभानी अकाली दल जिस तरीके से प्रोविंस में सियासत कर रही है, एक माहौल बन रहा था, टोन और टेम्पो सेट हो रही थी जिसमें फिर मॉब वायलेंस अनलीश होता है। और नॉट जस्ट के जी पिंडी डिवीजन या मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हम देखते हैं अर्बन सेंटर्स में अमृतसर भी तो अफेक्ट होता है। तो ये पार्टीज की ओवरऑल इन चीजों को भी देखने की जरूरत है। एज ए हिस्टोरियन हम अपना जो एनालिसिस है उसको बिल्कुल नैरो डाउन नहीं कर सकते, हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को प्लेस करके देखने की जरूरत है। और अगर मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो कोई या उसका कोई पार्ट मिस कर दिया तो प्लीज रिपीट कर दें, मुझे रिमाइंड करवा दें। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा एड्रेस किया है। मुझे एक अभी एक ना चीज मेरे जहन में आ रही है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें मेरी सलाह कर दें, मुझे इसमें गाइड भी कर दें थोड़ा सा, कि 1940s में खालिस्तान की बात हो रही है। वीएस भट्टी ने बात कर दी 1940s में कि हमें एक मुल्क चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। फिर हम जो किताबें पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी जगह पे ये कोट किया जाता है कि जनाब वाज रेडी टू गिव सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, या किसी तरीके के वो ब्लैंक चेक देने के कायल थे सिखों को।
तो जो सिखों ने 1940s में जो वो स्केच दे रहे थे या जो मैप दे रहे थे खालिस्तान का, उसमें तो वो बड़ा सारा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान का जा रहा था। तो कैसे ये मुमकिन है, किस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या जनाब पाकिस्तान हासिल करने में या वो एक एरिया हासिल करने में मुस्लिम बाउंड्री को ही नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, या किस हद तक ये ठीक है कि जैसे वो रंजिंदर कौर जो है, जो मास्टर तारा सिंह की बेटी है, वो कहती हैं कि जना जो है वो कहता था कि आप एक बार बस मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाएं, फिर जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर लूंगा, लेकिन इसकी कोई एज सच जस्टिफिकेशन मुझे नहीं मिल पा रही। तो आप इसमें प्लीज मुझे गाइड कर दें, मेरी सलाह हो जाएगी। देखिए मार्च में एक एक इस चीज को यहाँ से शुरू करते हैं कि जी फरवरी 20 फरवरी की जो प्राइम मिनिस्टर इटली की स्टेटमेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि ट्रांसफर वुड बी हैंडेड ओवर टू इंडियंस। उसके बाद से कांग्रेस नेहरू जो है वो मेन स्ट्रीम कांग्रेस लीडरशिप को लेटर्स लिखता है, करस्पॉन्डेंस करता है, और जिसमें स्पेसिफिकली हाईलाइट किया जाता है पंजाब की फ्यूचर के बारे में कि वो क्या होगा। अब 20 फरवरी के बाद ये चीज शुरू होती है। 8 मार्च को कांग्रेस रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर देती है टू पार्टीशन पंजाब। कांग्रेस वांटेड टू पार्टीशन the province of Punjab. Muslim League did not want to partition this province. Why? It's quite understandable कि वो पूरा उनके पास आएगा तो उनकी सियासत, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर होंगे। अब तीसरी इसमें जो पार्टी है भारत, वो सिक्स की है। सिक्स की हम देखते हैं कि जैसे आपने खुद भी हाईलाइट किया कि 40s में दे स्टार्टेड aspiring for an independent state. एंड इवेंचुअली हम ये भी देखते हैं कि सिख ही वो कम्युनिटी है, कम्युनिटी भी और पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पर भी जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है। कांग्रेस के साथ कांग्रेस जब 8 मार्च को रेजोल्यूशन प्रेजेंट करती है पार्टीशन होने की, और फिर ये पिंडी मैसेकर होता है, इससे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है द नेसेसिटी टू पार्टीशन द प्रोविंस। सिक्स जो हैं वो कांग्रेस और कांग्रेस को साइड करते हैं और वो भी डिमांड कर देते हैं पार्टीशन को। बट ग्रेजुअली दे रियलाइज कि अगर ये पंजाब पार्टीशन होता है तो सफर कौन करेगा, लैंड के लिहाज से भी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके डैमेज होंगे, पॉपुलेशन किसकी डिसलोकेट होगी। तो वो, लेकिन ये रियलाइजेशन उनको बाद में आती है। अब और ये रियलाइजेशन जो थी और ये जो इनसिक्योरिटीज थी वो कॉन्स्टेंटली जेंकिंस को, जेंकिंस को और माउंटबेटन को लेटर ऑन प्रेजेंट भी की जा रही है। बट द ब्रिटिश दे वर ओवरऑल जब आप देखते हैं तो वो पंजाब को पार्टीशन तो किया जाता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि सिक्स चाह रहे थे, वो जब पार्टीशन प्लान भी सामने आ जाता है तो वो विजिबल हो जाती है कि वो तो जी ग्रांट नहीं की जा रही। तो ये जो लैंड डिस्पोजेशन थी, इससे सिख एंजाइटीज, सिख इनसिक्योरिटीज कंसिडरेबली इंक्रीज करती हैं, जो कि ना वो कांग्रेस से अपने जो वो चाहते थे कांग्रेस उनको इंश्योर कर रही थी, ना वो मुस्लिम लीग के साथ खड़े होना चाहते थे, और वो पार्टीशन को डिमांड ही कर रहे थे। मुस्लिम लीग कह रही थी कि पार्टीशन ना की जाए, और जिना अश्योरेंसेस दे रहे हैं, प्रोविंशियल लीडरशिप अश्योरेंसेस दे रही है, लेकिन सिखों की बात ना मानना, उनका मिसट्रस्ट टुवर्ड्स मुस्लिम, वो समझा जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे थे कि अगर वो शामिल हो भी जाते हैं तो जो कुछ मार्च में उनके साथ वेस्ट पंजाब में हुआ है, क्या गारंटी है कि बाद में पाकिस्तान में उनके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। तो सिख हमें एक ऐसी फिर कम्युनिटी नजर आती है जो कि पॉलिटिकली आइसोलेट कर दी जाती है, ना वो मुस्लिम लीग के साथ खुद खड़ी होती है। कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं थी कि वो उनको, जिस जिस पोजीशन में ब्रिटिश थे एज मास्टर्स, वो उनको कंसेशंस दे सके, और ब्रिटिश जो इस पोजीशन में थे वो उनको ये कंसेशंस खुद ही नहीं देते। तो ये चीज हमें नजर आती है कि दे वर इवेंचुअली द पीपल हु सफर्ड मोस्ट with regards to over how partition was planned, the partition of this province was planned and how it was executed. तो कहीं तो एंटीसिपेटरी माइग्रेशन उन्होंने कर
रही थी, लेकिन बहुत सारी जगहों से फोर्स्ड माइग्रेशन थी फ्रॉम वेस्ट पंजाब, एंड अल्टीमेटली व्हेन दे रियलाइज्ड कि अब कुछ नहीं हो सकता, देन दे हैड टू मूव टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। एक चीज यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस, जिस तरह हम देख रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग की मेन लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप और लोकल लीडरशिप, इनमें हमें वेरिएशंस कहीं ना कहीं नजर आती हैं। हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रोविंशियल कांग्रेस की पॉलिटिक्स में भी वेरिएशन नजर आती है। सेंट्रल लीडरशिप ने तो 8 मार्च को डिमांड कर दिया कि पंजाब को पार्टीशन कर दें, बट जो प्रोविंशियल कांग्रेस थी वो अपना डिस्प्लेजर शो करती है कि अगर पंजाब को पार्टीशन कर दिया जाएगा तो कांग्रेस जो है वो जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, तो वो पार्टीशन करने का मतलब है कॉम्युनल लाइंस पे पार्टीशन करना। और वो ऑल्दो वो अडॉप्ट तो कर लेती है इस रेजोल्यूशन को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं अडॉप्ट करती, लेकिन वो अपना डिस्प्लेजर भी शो करती है। और जो हिंदू माइनॉरिटी, हिंदू पॉपुलेशन थी वेस्ट पंजाब की, वो कॉन्स्टेंटली लेटर्स भी लिख रही थी प्रोविंशियल कांग्रेस को, और गांधी को भी लिख रही थी, और वो कह रही थी कि हमारे इकोनॉमिक सिक्योरिटीज हमें कैसे ऑफर की जाएंगी अगर हम पार्टीशन होती है और डिसलोकेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन ऑफ पंजाब जो है उसको हमें एक बिल्कुल एक खास लेंस में या फ्रॉम अबव देखते हुए, जो उसकी स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो कि विच आर क्लोजली टाइड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिक्स, उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये फ्रॉम अबव नेशनल लेवल से जो पॉलिटिक्स है उसको अप्लाई प्रोविंशियल पॉलिटिक्स पे अप्लाई कर देना, ये मेरे ख्याल है एक हिस्टोरियन के लिए चीज ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो फिर प्रॉपर पर्सपेक्टिव में प्लेस नहीं कर सकेगा चीजों। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इरम मुझे लगता है दोबारा कोई चीज पूछना चाह रही हैं। इरम 5 मिनट है हमारे पास और आपका ही सवाल आखिरी है, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे। जी इरम। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिसबा, मैं एक तो आपकी बात जो है ना वो सपोर्ट करना चाहती हूँ। आप कह रही हैं ना पुलिस रिपोर्ट्स के बारे में, मैंने 47 से बिफोर एंड आफ्टर FIRs बहुत सारी जो है पढ़ी थाने में जाकर मंडी बहाउद्दीन के, तो वो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि मुख्तलिफ जगहों पे लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने जाकर जो है लूटिंग और आर्सन और रेड्स वगैरह किए। यानी उसमें जो है वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी, लोग खुद भी जो है वो ये सारा कुछ कर रहे थे। दूसरी भी जो मेरे जहन में बात आती है जब मैं सारा कुछ पढ़ती हूँ, तो मेरे जहन में बात आती है कि हमारा जो पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, वो पाकिस्तान में हुए वायलेंस को जो माइग्रेट होके लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने वो वायलेंस की स्टोरी सुनाई, उसके पर्दे में उनको छुपा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमारे यहाँ जो है वो एक साइड जो है वो नजर आती है और दूसरी साइड नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक आपके ऐसे ही है ना, ये मैं अपना नजर जो है वो आप बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंडिंग कह के रही है, लिए। इसलिए कि देखिए जी वो हिस्टोरियन के तौर पर हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये नैरेटिव बिल्ड किस टाइम पर हो रहा है, किन मोटिव्स के साथ हो रहा है। तो एब्सोल्युटली राइट कि पार्टीशन के फौरन बाद जिस तरीके से पार्टीशन लिटरेचर डेवलप होता है, उसमें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिफाई होनी है फ्रॉम मुस्लिम साइड और फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। उसमें पार्टीशन को एक ऐसी चीज के तौर पे पोर्ट्रे करना है, नॉट एज विक्ट्री फॉर द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो फिर दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द कांग्रेस। तो वो दोनों तरफ से मोटिव्स क्या इन्वॉल्व है और वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये चीजें समझने की जरूरत है। और एक चीज कि हमें अपने जो प्री कंसीव्ड बाइसेस हैं आइदर एज मुस्लिम और एज नॉन मुस्लिम्स, इन चीजों से अपने आप को आगे रख के पार्टीशन को समझने की और उस पर कॉमेंट करने की जरूरत है। एंड नॉट और प्रेजेंटिज्म का जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मौजूदा रियासत पाकिस्तान से किसी को कोई शिकायत है, कोई तर्ज हुकूमत से मसला है, तर्ज सियासत से मसला है, तो इन इस चीज को हम वहां पर जाकर 1947 पे अप्लाई करके उनकी इंटरप्रिटेशंस को डिस्टॉर्ट ना करें। वो एज ए हिस्टोरियन जो हमें सिखाया जाता है ना कि वी नीड टू प्लेस थिंग्स इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक अच्छा यू डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर मिस्टर। साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आपकी ना वेल स्ट्रक्चर्ड और बड़ी आप, मुझे लग रहा था शायद टाइम के हवाले से कोई आपको लग रहा है कि थोड़ा है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से टाइम को भी मैनेज किया, बड़ी वेल कंपोज्ड भी थी
और ये है, मुझे इसका आइडिया है और आपको ज़्यादा इसका एहसास है जो हिस्टोरियंस हैं, कि ये जितनी बातों को आपने टच किया है, ये बड़ी सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जब हमने ख़ास अंदाज में हिस्ट्री को लिखा और समझा, तो उसमें एक ऑफिशियल वर्जन भी है। तो आप जिस तरीके से हैंडल किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके साथ हमारा पहला और आखिरी सेशन नहीं होगा, इसके बाद भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप इस पे, आपको अगर क्वेश्चन पे कोई कमेंट ओवरऑल करना है, आपका एक्सपीरियंस, तो आप कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिसबा। थैंक यू जी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे कहा कि यहाँ पर मैं आके बोल सकूं। क्लास में तो मैं बोलती रहती हूँ और शायद स्टूडेंट्स की मजबूरी भी होती है सुनना। यहाँ पर लोगों ने मुझे सुना और जिस तरीके से फीडबैक दिया, जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो दैट वाज वेरी इंकरेजिंग टू नो कि they were able to relate to the content, they were able to relate to various perspectives, which is very important. And that was, it's my first interaction with Mukalma, but it went very well, and I hope it will grow. The association will grow in a more academic and positive way that will not just help me to learn more, but I'll be able to, share more with people here. So thank you all the participants, thank you all the listeners. आप लोग के feedback, आपका comment, आपके attention के लिए, it all went very well. Thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज सो वंडरफुल। थैंक यू, खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू एवरी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। थैंक यू।